नमस्कार मित्रों, आज आपका हार्दिक स्वागत है रविवारी फेसबुक लाइव कार्यक्रम में। आज का प्रश्न जो है वो चुनाव संबंधी है, जिसमें चुनाव नज़दीक आते ही अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अपने अलग अलग चुनावी घोषणा पत्रों के साथ चुनावी मैदान में उतर जाती हैं। अनेक चुनावी वायदे कर जनता से अपनी पार्टी सत्ता में मौका देने के बाद कल चुनाव में प्रतिभाग करते हैं। जनता उनके घोषणा पत्रों में किए गए वादों से प्रभावित होकर उन पर विश्वास कर उन्हें चुनती है, परंतु बाद में जनता को उन्हीं वादों को पूरा करने के लिए उन्हें याद दिलाने के लिए कि सड़क की लड़ाई लड़नी पड़ती है और आंदोलन तक जाना पड़ता है। हाल ही में छत्तीसगढ़ में होने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने गारंटी कार्ड की बात कह, मुफ्त शिक्षा, बिजली, इलाज सहित 9 गारंटी देने की बात कह छत्तीसगढ़ की जनता का अपनी ओर ध्यान आकर्षित किया है। गुरुदेव, आपसे इनके द्वारा इस तरह के जो राजनीतिक पार्टियां वायदे करती हैं और आने वाले समय में उनको जब इलेक्शन जीत जाते हैं तो उसमें अक्सर वायदे वो लोग भूल ही जाते हैं, या जो भी वायदे वो पूरे करते हैं वो सिर्फ लोग लुभावन जैसी बातों पे ही करते हैं, बाकी जो मेजर जैसी बातें होती हैं शिक्षा की उसको वो भूल जाते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आज इस कार्यक्रम में इसके ऊपर अपने विचार दें। देखिए, राजकीय व्यवस्था एक ऐसा सिस्टम है मानवीय समाज में जो जनहित की रक्षा के लिए परिकल्पित है। जनहित क्या है? जनहित 4 बातों पे आश्रित है। जनता के हितों में सबसे पहली बात होती है शिक्षा की बात, दूसरी है रोजगार की, और तीसरी बात है आवासीय सुविधाओं की, जिसमें सड़क, पानी, बिजली की सब शामिल है। चौथी और अंतिम जो बात है जनहित की वो है संरक्षण संबंधी, जिसमें चिकित्सा, सुरक्षा, बीमा, बैंकिंग, पेंशन, आश्रय जैसी तमाम बातें शामिल होती हैं जो संरक्षण पर है। अब इसमें जो सबसे बड़ी समस्या आती है कि लोग इस जनहित को आशा करते हैं कि राजनीतिक दल जीत के आए और हमको इसी विषय में वादा करें जिस पर हम उनको वोट दें और वो अपनी बात पर कायम रहें। कोई कायम क्यों रहेगा अपनी बात पर? आपको बताया, चुनाव जीत गया, उन्होंने वादे किए, आप खुश हो गए, खुश होकर के आपने उनको अपनी सहमति दे दी, वोट दे दिया, वो आपका दिल जीतने में सफल रहे। अब उसके बाद जब वोट हो चुका तो उनको जो बनना था वो बन गए। अब आप खुश रहेंगे या ना खुश रहेंगे, इससे उनको क्या फर्क पड़ता है? एक मछुआरा आता है, तालाब किनारे बैठता है, वो चारा डालता है,
मछलियां खुश हो जाती हैं, सहमत होकर के उसके नजदीक आ जाती हैं। मछुआरा भी प्रसन्न है, मछली भी प्रसन्न है। मछलियों ने यही समझा कि ये हमको चारा फेंक तो रहा है, तो हितैषी है, ये हमारे हितों की बात कर रहा है, हमारे हितों की रक्षा करेगा। मजे की बात यह है कि ये आम जनता को भी पता नहीं है कि उसके हित क्या हैं। मछलियों को पता नहीं कि किस बात में उसका हित है। बस वो चारा देखे चले आए, अपना वोट दे दिए, और जैसे ही चारा खाए तो बल्कि फंस गए। वे जो चुनाव में वादा करते हैं वो इस तरह से तिकड़म से भरा हुआ रहता है, इतने कूटनैतिक प्रपंचों से भरा हुआ रहता है कि तुम खाओगे तब भी फंसोगे और नहीं खाओगे तब भी फंसोगे। नहीं खाओगे तब भी तुम उधर आओगे, उनके जाल में फंस जाओगे। तुम इस वाले मछुआरे से नाखुश हुए, बगल में दूसरे मछुआरे की तरफ चले गए, बोले अब हम उसका खाएंगे, तो उसकी कटिया में जाओगे, उसकी जाल में फंसोगे। मछलियों का गुजारा कैसे संभव है? जब मछुआरा और मछली के बीच में रिश्ता ही शिकार और शिकारी का है, तो वो चाहे जिस सूरत का चारा डाले, वो निःशुल्क डाले, सशुल्क डाले, जैसा भी मर्जी वैसा डाले, मुफ्त का फेंक दे, आप उसको खाओगे? नहीं खाओगे तो कहां जाओगे? उन्होंने कहा 5-5 किलो सबको राशन मिलेगा, आप पहुंच गए राशन लेने, मछली को दाना डालो। चिड़ी मार आया है, चिड़ियों के लिए जाल बिछा दिया है, ऊपर से दाना फेंक दिया है, चिड़ियों को दाना दिखता है, जाल नहीं। जब संविधान में ही जनहित को लिखा जा सकता था पहले से ही, तो चुनावी वादे की कहां जरूरत थी? आज भी वो लिख क्यों नहीं देते इस बात को कि चारों ये जनाधिकार होंगे जनता के? शिक्षा प्राप्ति का अधिकार, रोजगार प्राप्ति का अधिकार, आवासीय सुविधा प्राप्ति का अधिकार और चिकित्सा आदि संरक्षण सेवाएं प्राप्ति का अधिकार। ये तो लिखा भी जा सकता था संविधान में। इसकी चुनाव के दरमियान इसको वादाकरण की आवश्यकता क्यों शेष रखी गई? जनहित तो लिखा जा सकता था ना संविधान में। वो लिख क्यों नहीं रहे? Why they don't write? संविधान में लिख तो सकते थे कि जनहित ये है, चारों हित जनहित के होंगे, और जो कोई भी चुन के आएगा वो इस जनहित के अनुरूप ही बजट बनाएगा। 4 ही जनहित है तो 25% बजट बनेगा, उस पर तो संविधान में लिख सकते थे आप। अब पिछले 35 साल से तो हम ही इसको पूरे समाज में हल्ला मचा रहे हैं कि जनहित तो ये 4 ही होते हैं, अन्य किसी हित की न कोई आवश्यकता है जनता के लिए, और न सरकार को कोई काम करने की जरूरत है इन चारों के अलावा। तो इसे तो पहले से ही लिखा जा, जब लिखे नहीं है, वो बार बार चुनाव जीत रहे हैं फिर भी इसको नहीं लिख रहे हैं। हमने सभी पार्टियों को, सभी दलों को, सभी सरकारों को ये सब दिया हुआ है। केजरीवाल जब आम आदमी पार्टी बना रहे थे तो उसके पहले ही हमारी बात हुई उन लोगों से। उन्होंने कहा जनहित ये 4 है, बाकी आप क्यों इधर उधर कर रहे हैं?
जन लोकपाल, राइट टू रिकॉल, सिटीजन चार्टर, मोहल्ला सभा, इस तरह की बातें लेके वो उतरे मैदान में। 4 उनकी ये घोषणाएं थी, इन 4 में से एक भी आज उनके एजेंडे में नहीं है, और हमने मना किया था कि ये चारों चीजें शामिल मत करो। संजय सिंह से हमारी बात हुई थी, मनीष सिसोदिया से हमारी बात हुई थी, कुमार विश्वास से हमारी बात हुई थी, केजरीवाल से हमारे लोगों की मीटिंग हुई थी उनके घर पर, उनको ये सब दिया भी गया था। बाय पोस्ट भी कई बार सब चढ़ा हुआ है उन लोगों के एड्रेस पे, कोई भी देख सकता है, हमारे पास सारा रिकॉर्ड रखा है। अब उन्हीं का बता रहे हैं। अब वो शिक्षा और बिजली और मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हैं, मोहल्ला सभा से मोहल्ला क्लिनिक पे आ गए। क्यों आए? राइट टू रिकॉल कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक बार चुन लिया फिर वहां पहुंच गया, ये मुख्यमंत्री से उतर जाएंगे क्या? कोई काम न करेंगे। अब क्यों नहीं बोलते राइट टू रिकॉल? ये तो दूसरी पार्टियों के लिए बोल रहे थे, जब अपना नंबर आया तो उतरेंगे। अभी भी जनता अगर राइट टू रिकॉल कर दो तो इनको सबको तुरंत वापस कर लेगी, लेकिन एक ही को वापस करने का क्या मतलब? एक आदमी वापस आ गया, कोई फायदा नहीं होगा उससे। समस्या तो नियम नीति निर्णय में, समस्या जो विधेयक बनाते हो, जो नीतियां बनाते हो, जो कोर्ट के निर्णय देते हो, समस्या तो उसमें अटकी हुई है। आदमी को नियुक्त करने या हटाने से क्या फर्क पड़ेगा? सत्ताधीश हो जाता है और पारित खारिज करने का अधिकार नियम नीति निर्णय का उसके हाथ में आ जाता है। अब बस जनता के हाथ में कुछ रहता ही नहीं। तो जनता जब तक मछली है तब तक मछुआरा ऐसा करेगा ही, ये तो अंडरस्टूड है। अगर मछुआरे को ऐसा नहीं करना होता तो चुनाव जीतने के बाद ये प्रावधान बना देते, विधेयक बना के लागू कर देते कि जनहित ये चारों बातें हैं, कोई भी चुनाव जीते। अगर ये फंडामेंटल प्रोविजन बाबा अम्बेडकर लोग, नेहरू लोग कर दिए होते तो आज तक आपको कोई समस्या ही नहीं होती, ये सब बात ही खत्म हो जाती। तो उन्होंने क्यों नहीं लिखा इसे? लिख तो सकते थे, आज तक भी नहीं लिखा गया। 70 साल कांग्रेस रही, उसने क्यों नहीं लिख दिया कि जनहित ये चारों बातों में है? इसे कौन नहीं जानता कि जनता को शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, आवासीय सुविधा चाहिए और चिकित्सा आदि संरक्षण सेवाएं चाहिए। तो ये लिखा क्यों नहीं है? अभी भी क्यों नहीं लिख रहे? इसे चुनावी वादे के रूप में क्यों लेके आते हैं? फिर नहीं देते तो बुरा भी मानते हैं। अरे संविधान में लिखा हो तो ये तो ऐसे ही बाउंड होंगे, वहां जाके इनको करना ही पड़ेगा शिक्षा रोजगार आदि प्रदान करने का। एक स्कूल खोलते, एक बैंक खोलते, एक कॉलोनी, हर ग्राम पंचायत में कॉलोनियां बनाते और प्लाट काटते, सबको सुलभ कराते। न्यूनतम 1000 स्क्वायर फुट, अधिकतम 2500 स्क्वायर प्रति परिवार आप अलॉट करते हैं। इतनी मारामारी की कहां जरूरत है? प्लाट का नक्शा जरूर पास कर रहे हैं, जैसे तैसे यहाँ वहां से प्लाट ले लिए तो नक्शा पास कराने में उतना पैसा खा जाते हैं, यहाँ आके गिरा भी देते हैं, कहते हैं अवैध है। दिन भर आज बुलडोजर लिए घूम रहे हैं सब नेता। अब चूंकि एक का ही गिरता है इसलिए कोई नाराजगी की बात नहीं। अब अगले दिन दूसरे का गिरेगा तो अब दूसरे का दर्द देगा, तो हुई ना, तब तक पहले की पीड़ा शांत हो जाती। तो इसी तरह से वो लोग मारते हैं कि मेढक को पहले ठंडे पानी में डालते हैं, फिर नीचे चूल्हे में आग लगाते हैं, कढ़ैया में डाला है ठंडे पानी, अब नीचे धीरे धीरे गर्म करेंगे। इतने स्लो मोशन में गर्मी बढ़ेगी कि कब वो खौलने की स्थिति तक पहुंच गया। मेढक तब तक आराम में ही था, तो अंतर का पता न चलने की वजह से मेढक उसी में नष्ट हो जाता है।
आप स्लो मोशन में गर्म करिए पानी को, कोई नहीं भागेगा। अब आदमी में ढक हाथ पांव चलाने की स्थिति में नहीं रहती जब पानी ज्यादा गर्म हो गया, तो भाग नहीं पाता। तो सब जानते हैं स्लो मोशन में मारो, एक का मकान तोड़ो, फिर दूसरे का तोड़ो, फिर तीसरे का तोड़ो, फिर चौथे का तोड़ो। अरे वो पसंद नहीं है तो उसकी नागरिकता क्यों नहीं समाप्त कर देते? ये प्राचीन पद्धति है भारत की। ना न वै राज्यम न राजा सीन न च दंडो न दांडिका धर्मेण प्रजा सर्वे रक्षन्ति स्म परस्परम, तो लिखा हुआ है, महाभारत का श्लोक है, देख लें। न च दंडो न दांडिका, न कोई दंड विधान होता था भारत में और न कोई दंड देने वाला, क्योंकि दंड नीति जो है ये कूटनीति है, राजनीति नहीं है, कूटनीति है। और ये कूटनीति उनको कूटने के लिए बनाई गई थी जो बाहरी लोग हमले करते हैं, जंगली जानवर जो हमले करते हैं, ये तो अपनी प्रजा के लिए अस्त्र शस्त्र इस्तेमाल कर रहे हैं सारे। क्यों? अब जिसको गुलाम बनाना है उसके लिए इस्तेमाल करना पड़ता है इसी को। कूटनीति जब भी कोई प्रजा के साथ इस्तेमाल करे, जनता के साथ इस्तेमाल करे, तो समझ जाना कि ये आपको गुलाम बना चुका है। तो वो कूटनैतिक प्रपंचों के जरिए आपके साथ वो वादे और दावे किया करते हैं। अब केवल ऐसा नहीं कि आम आदमी पार्टी ऐसे दावे वादे करे, वो तो भाजपा भी वही करेगी, कांग्रेस भी वही करेगी, सपा बसपा भी वही करेगी, कम्युनिस्ट भी वही कर रहे हैं। पिछले इतने दिनों से बंगाल में शासन रहा 25 साल, कुछ किया उन्होंने? बंगाल वही गरीब है। और जबकि ये पहले दिन से ही बेरोजगारी, गरीबी और अशिक्षा सब समाप्त हो सकती है। क्यों? तो तब से अभी तक ये वादे के भीतर ही क्यों चला? आज भी वादा कर रहे हो शिक्षा दोगे, ये तो 47 में ही वादा खत्म हो सकता था। एजुकेशन टू ऑल लिख दिया एक लाइन संविधान में, अब सरकार कोई भी आए उसमें करना उसको वही शिक्षा देना सरकार का एक कर्तव्य लिख दिया। तो वादा करके क्यों आएंगे? तो वहां जाके करना ही वही पड़ेगा तुमको। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। इफ दिस इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देन नो वादा खिलाफी। फिर प्रॉमिस की क्या जरूरत है? अब तो लिखा है वहां, ये संवैधानिक एक बाध्यता है कि एवरी गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड, मस्ट प्रोवाइड द एजुकेशन टू ऑल। अब ये एजुकेशन टू ऑल उसमें लिखा जा सकता था, एम्प्लॉयमेंट टू ऑल लिखा जा सकता था। अब इसके लिए आपको करना कुछ नहीं, आपको एक स्कूल खोलना है, प्रत्येक ग्राम पंचायत में बैंक खोलना है, वहां जाके अपना ले लिया करो। जिसको रोजगार चाहिए वो वहां से जाके अपनी लिमिट साइन करा ले। और उसमें करना कुछ नहीं, अगर बैंक से लिक्विडिटी आप दें तो वो कैपिटल ही आती है। आप कोई भी आप अपना उसके समकक्ष मूल्य तक जितना आपको चाहिए, आपको 10 लाख चाहिए, 1 लाख चाहिए आपको, 1 लाख का कोई आपको कुछ बना रहे हैं, रोजगार खोल रहे हैं, तो 1 लाख रुपए की कोई मशीन लानी है तो आप 1 लाख का वहां पे कोई एक पेपर, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो 1 लाख रुपए मूल्य वाली आपके पास है, आपका कोई मकान या कोई भी जमीन कुछ है, तो उसका पेपर वहां लगाइए और 1 लाख रुपए ले लीजिए। ना कोई ब्याज की ना शुल्क की कोई जरूरत ही नहीं, वापस करने की भी इसको जरूरत नहीं तब तक जब तक कि आप उसका पेपर वापस नहीं मांगते। अगर पेपर वापस लेंगे तभी, या वैल्यू मार्केट में गिरेगी तब, और जितना कम होगा मार्केट वैल्यू उतने। अब ये सारी म्यूजियम प्रॉपर्टी से इनका कम तो होता ही नहीं, कभी जब भी होता है एक्स्ट्रा ही होता है। अनंत काल तक भी कोई वापस ना करे तो भी फर्क पड़ने वाला नहीं। और कमाने लग गए तो उसमें से किस्तें जमा कर करके उसको 1 लाख रुपए चुका दो, और अब इसमें ना कोई शुल्क लगना है, ना ब्याज लगना है, ना कुछ अदर कोई भार है नहीं, उसको टैक्स नहीं। अब इन्होंने संपत्तियों पर, संसाधनों पर कर लगा रखा है, दुकान पर टैक्स, फैक्ट्री पर टैक्स, जमीन पर लगाना है, तो ये बर्बाद तो होना, ये तो पहले से इंटेंशन ही खराब। आप उत्पादन का आप उपभोग कर सकते हैं कि संसाधन का उपभोग कर डालेंगे। और ये जो टैक्स लिया जाता है ये उपभोगार्थ है,
खाओ पियो उड़ाओ, सब लोग नेता लोग उड़ो हवाई जहाजों में, बढ़िया मस्ती काटो, और दूसरे लोग सब इसी तरह करो। ये पैसा खर्च के लिए लिया जा रहा। तो जब सारा व्यय ही कर रहे हो तो संसाधनों को व्यय करना शुरू कर दोगे तो कंगाल ही हो जाओगे पाकिस्तान की तरह। कर्जा लोगी, कहावत है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। तो ऋण कर्जा ले घी पियो, कब तक कर्जा लेके घी पियोगे भाई? ये सारी चीजें कैपिटल है। तो वो शिक्षा और रोजगार जब तक संवैधानिक के प्रावधान नहीं होगा तब तक हर नेता इसमें उच्छृंखलता बरतेगा ही, झूठ बोलेगा ही, कूटनैतिक प्रपंच रचेगा ही। आप इस कूटनैतिक प्रपंच को 1 मिनट में खत्म कर सकते हो। संविधान में एक छोटा सा विधेयक बनाओ। आज जो रूलिंग पार्टियां हैं हमको अगर सुन रही यहां से अमेरिका तक, तो वो इस प्रोविजन को आज ही कर दें कि चारों जनहित होगा। द एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एकोमोडेशन, प्रोटेक्शन। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एकोमोडेशन, प्रोटेक्शन, 4 चीजें चाहिए आपको। जनता को केवल 4 ही जनहित है, अन्य कोई जनहित होता नहीं। लेकिन ये ना वो लिखेंगे ना ये कभी देंगे, हर बार अपनी पार्टी के एजेंडे में लाके लालच फेंकेंगे, इसके जरिए कूटनैतिक प्रपंच रचेंगे और आप उनके जाल में मछली की तरह फंस जाएंगे और उधेड़े जाएंगे। हर बार उधेड़ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आपको उधेड़ रहे हैं, आपको उधेड़ रहे हैं, फिर आपके बच्चों को उधेड़ेंगे। आप अनंत काल तक वो आपको गुलाम बनाए रख सकते हैं। अगर जनता के जनहित घोषित नहीं है संवैधानिक रूप से, और बाबा अम्बेडकर लोग सब षड्यंत्र। अगर आप कोई प्रॉपर आपका जनहित नहीं लिखना चाहता है कोई संविधान में, तो वो क्यों नहीं लिखना चाहता? रीजन उतना ही, वो चाहते नहीं है कि आपको ये सब चीजें मिलें। और जब वो चाहेंगे नहीं तो नेचुरली लिखेंगे नहीं। लिखेंगे नहीं तो आपको पहले से ही प्रिस्क्राइब ना रहने पर यह वादे के रूप में आएगा, दावे के रूप में आएगा। माने ये आपका बनेगा मकड़जाल, आपको हलाल करने की थ्योरी। तो ये तो सब पहले से ही उस व्यवस्था में ये तमाम लूपहोल रखे गए हैं कि आपको लूट सकें। और चूंकि उन्हीं को ही, जो लिखने वाले थे संविधान, उनको ही आगे ये धंधा करना था, लूट वाला। तो जब उन्हीं ने ही लिखते समय अपने हिसाब का प्रोविजन किया है कि अनंत काल तक लूटो खाओ, फिर उनकी पीढ़ियां लूटेगी खाएंगी, क्यों? उसके बाद पीढ़ी तर अगली पीढ़ी उन्हीं की बैठनी है, वो सब जानते रहते हैं। अब पुराना देख लीजिए, चाहे कांग्रेस में देखिए, उन्हीं के सब आगे के जो बच्चे हैं वो सब नई पीढ़ी वाले फिर खड़े। मुलायम के अखिलेश जी और वहां लालू जी के तेजस्वी लोग और नेहरू परिवार की अगली पीढ़ी राहुल गांधी तक सब खड़े। भाजपा में भी देख लो, सब कोई ना कोई, सुषमा स्वराज जी की उनकी अब बेटी को इस नई स्वराज आ जाएगी। हर घर का आदमी कोई ना कोई, सिंधिया जी का अब ज्योतिरादित्य जी आ जाएंगे। तो ये तो उनको मालूम है कि शासन सत्ता घुमा फिरा के उन्हीं के हाथ में रहनी है। तो इसलिए अनंत काल तक ये प्रोविजन ये काम करता रहेगा। अगर जनहित ना लिखो उसमें तो आप अनंत काल तक ब्लफिंग करते रह सकते हो। और जनहित एक बार लिख दो, अभी जिनको जनता को भी, अगर ये बात जनता को सुनाई दे रही है, अब इसमें हमको सुनने वाला कौन होगा? जो पढ़ा लिखा वर्ग है। प्रेमचंद कहते थे कि सरकार का मतलब होता है पढ़े लिखे लोगों द्वारा, शिक्षित लोगों द्वारा अशिक्षितों के शोषण की व्यवस्था। अब अगर शिक्षितों के द्वारा शिक्षितों के शोषण की व्यवस्था ही सरकार है, ऐसा सब हर प्रबुद्ध आदमी जानता है, हर समझदार आदमी जानता है, जो सहृदय है, जो बेईमान नहीं है।
और शिक्षित वर्ग 99% बेईमान मिलेगा आपको। क्यों? वो इन बातों को सुनकर जानता है, सब जानते हैं कि रेपो रेट लगाने मात्र से ही सारी गरीबी, बेरोजगारी, तबाही, पिछड़ापन, ये सारा उसी की वजह से पूरा राष्ट्र बर्बाद रहता है। और ये बात हम लगातार पिछले कम से कम 30-35 साल से तो हम ही लगातार हल्ला मचा रहे हैं और हर सरकार को दे रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, लेकिन ना आप इसका, आप कोर्ट जाइए, कोर्ट में उन्हीं का आदमी बैठा है, आप दूसरी जगह जाइए, वकील सारे इसी धंधे का फायदा उठा रहे हैं, जज उसी धंधे पे पल बढ़ रहा है, उसका घर चल रहा है, सारे नेता इसी धंधे पे ही जिंदगी जी रहे हैं। पूरा रेपो रेट हटाते ही वो हर नेता चाय वाला हो जाएगा, 1-1 रुपए के लिए मोहताज हो जाएंगे। वो जानते हैं क्यों, उन्हें काम करना नहीं, कमाएंगे है नहीं, जिंदगी भर अय्यासी से खाएंगे। और ये बात हर पढ़ा लिखा आदमी जानता है, मेहनत से बचता है। मेहनत के बिना पैसा आने का एक ही तरीका है, रेपो रेट वहां लगा दो, सारी चीजों से पैसा आने लगेगा। और रेपो रेट जादू है एक्चुअली। तो वो जानबूझकर ये सब कर रहे हैं। आप ऐसा ना समझें कि कोई आम आदमी पार्टी अकेली इस ब्लफिंग को करती है, वो तो मजबूरी में हमारा वाला ये चारों जनाधिकारों का आजकल उन्होंने ले लिया है। रोजगार पर इसलिए साइलेंट रहते हैं क्योंकि जनहित में वो रोजगार वाला ही ये सारा हितों का हित है। आप उस एक का अकेला वो हित कर दो कि रोजगार अनिवार्य कर दो, अब वो कहां से मिल जाए? केवल रेपो रेट हटा लो रद्दा, और आपको कुछ देना होना नहीं है, रोजगार खुद मिल जाएगा सबको। एक भी बेरोजगार पकड़ा जाए तो सारी जवाबदारी हमारी, आप हटा के दिखाइए रेपो रेट। लोन की जगह लिक्विडिटी जारी कीजिए, लिक्विडिटी जिसका बर्फ का गोला होगा उसी का पानी होगा, तुम कौन होते हो उस पर ब्याज लेने वाले? और ये कहीं कोई इंटरेस्ट का ये अथॉरिटी कहीं बनती ही नहीं, अधिकार बनता ही नहीं। दे डोंट हैव एनी टाइप ऑफ राइट टू इम्पोज द इंटरेस्ट ऑन करेंसी, दे डोंट हैव राइट। क्यों? मिल्कियत ही सिद्ध नहीं, जिस चीज की मिल्कियत सिद्ध नहीं होती वो असंवैधानिक है आज के संविधान के अनुसार। आप अगर मिल्कियत सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं तो उस पर आपका कोई इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए आप कोई, आपका मकान है, अगर कोई आप उसके मालिक नहीं है तो आप उस मकान के बाबत कोई भी चीज, उसका एक कुर्सी भी नहीं बेच सकते, आप कोई पैसा नहीं ले सकते, किराया नहीं ले सकते, मालिकाना हक चाहिए। तो मालिकाना हक वहां कहां बन रहा है? मालिकाना हक है ही नहीं। जिसका बर्फ का गोला जनता लेके आई और उस वही लिक्विड हो गया, सूरज के सामने से गुजरी, मगर ना वो हटा सकते। सब जानते हैं सारे वादे फर्जी हैं, सारे दावे फर्जी हैं, लेकिन सब चल रहा है। क्यों चल रहा है? ये सोचा समझा है, ऐसा नहीं है कि अनजाने में चल रहा है। दे नो इट वेल, जानबूझ के वो सभी, इसीलिए एक दूसरे का भी वो कुछ नहीं बोलते कि तुम ऐसा वादा क्यों कर रहे हो, क्योंकि अगला भी वही तरह का वादा लेके आने वाला है, इसे चिंता मत करो। तो वो सारे के सारे एक ही थैली के लोग हैं भाई, एक ही प्रकार के लोग हैं। और ऐसा नहीं कि भारत में ऐसा हो रहा, पाकिस्तान में इससे भी ज्यादा होगा, उससे ज्यादा अफगानिस्तान में होगा, उससे ज्यादा, जो जितना पिछड़ा कंट्री है वहां उतना भयंकर शोषण है। 20% रेपो रेट पहुंच गया पाकिस्तान में, इसलिए आप 10% से ऊपर जाओगे तो आपको रोटी बांटना पड़ता है प्रजा को। 10% में 100% आय समाप्त हो जाती है। जितना आप मेहनत करेंगे उसका 1 पैसा आपकी जेब में नहीं जाएगा, ये सब बड़े लोगों की जेब में जाता है। संपत्ति के जो तथाकथित मालिक हैं, रेपो रेट लगाने से हर संपत्ति से, उसके माध्यम से आय उत्पन्न होने लगती है। अब बस इसीलिए वो लोग रेपो रेट मर जाएंगे लेकिन उसको हटाएंगे नहीं। सारी लूट तो है। अब आप चाहे जो वादा करिए, चाहे जो कर दीजिए, रहेगा ये कंगाल, क्योंकि रेपो रेट लगा। तो ये तो सब सोचा समझा है भैया। इसमें एक ही तरीका है कि जनता के हाथ में मताधिकार किसी तरह चला जाए, तो इस ब्लंडर को हटा पाएगी अपने मतों के द्वारा। अगर मताधिकार सबको नियम नीति निर्णय पर नहीं मिलेगा,
विधेयक पारित खारिज करने का, नीतियां पारित खारिज करने का, कोर्ट के निर्णय पारित खारिज करने का, वो निर्णय कर सकते हैं, नियम बना सकते हैं, नीतियां बना सकते हैं विधायिका, मंत्रिका और न्यायिका के लोग, लेकिन पारित खारिज करने का अधिकार जनता के हाथ होना चाहिए। अब उसके बाद कोई वो बदमाशी नहीं कर सकेंगे, सारे छल कपट सब मट्टी में मिल जाएंगे, क्योंकि ये मालिक हो जाते हैं। मालिक को मूर्ख बनाना असंभव हो जाता है। जनता जब तक गुलाम है तब तक ऐसा रहेगा। मताधिकार ही मिल्कियत है, जिसके पास नियम नीति निर्णय पारित खारिज करने का अधिकार, चाहे अपने दुकान से संबंधित हो, चाहे अपने कंपनी से संबंधित, चाहे देश संबंधित, जो भी इसको खुद ही नियम नीति निर्णय पारित खारिज कर सकता है वो मालिक होता है। और जो पारित खारिज कर नहीं सकता वो गुलाम होता है। दुकान पे जो नौकर बैठा है वो नहीं कह सकता कि 10 बजे दुकान खुलेगी कि 11 बजे। इस नियम को, इस नीति को वो नहीं ना बना सकता, ना बिगाड़ सकता, ना हटा सकता, ना इम्प्लीमेंट कर सकता। तो कौन कर सकता? दुकानदार। तो दुकानदार इसीलिए मालिक होता है क्योंकि ये नियम नीति निर्णय स्वयं वो पारित खारिज करने का अधिकार रखता है, उसे बनाने बिगाड़ने का अधिकार रखता है, इसलिए वो मालिक है। तो मिल्कियत का आधार ही 3 बातें, और इसीलिए वो आपको मताधिकार नहीं देते इसका, न नियम पर, न नीति पर, न निर्णय पर। ऐसे तुम उनको नेता चुनने के लिए ले लो, लेकिन नियम नीति निर्णय चुनने के लिए आपको वो मताधिकार एक भी नहीं। तो परमानेंट गुलामी है। अरे बाबा साहब लोगों ने आपको परमानेंट गुलामी दी है, उसमें केवल बाबा साहब ने, सारे लोग क्यों, इंग्लैंड वाले भी इसी तरह चालाक है। हर पढ़ा लिखा आदमी चालाकी बरतता है और अपने ही खानदान, घर, भाई, पड़ोसी, भाई बंधुओं के साथ ही चालाकी करते रहता है, अपना ही मुख छल करता है अपने ही कानों से। बहुत गंभीर समस्या है। इसलिए जनता आज भी अगर समझदार हो जाए, अपने मताधिकार की ही केवल बात करे, उसको ले ले, तो ये सब समस्या खत्म हो जाएगी। न्याय धर्म सभा इसीलिए महालोकतंत्र ला रही, तो आदर्श मताधिकार की बात कर रही है, ताकि जनता आजाद हो जाए हमेशा के लिए। और पूरी दुनिया में इंप्लीमेंट होना चाहिए, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, अफ्रीका में, भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में। और ये तुम्हारा, हम एक बात और बता दें, अगर ये द्वादश मताधिकार दे दोगे तो ना तो तुम्हारा इस्लाम बचेगा, ना तुम्हारी ईसाइयत। तुम्हारे टंट घंट, तुम्हारे फर्जी बौद्ध मठों में, जैन मंदिरों में, तुम्हारे चर्चों, गुरुद्वारों में, तुम्हारे मस्जिदों और तुम्हारे महलों में वो जो साष्टांग दंडवत कर रहे हैं, वो गुलामी के कारण कर रहे हैं। कोई न जाएगा जब तक ये गुलाम है। मताधिकार देके देखिए, कोई दंडवत करने नहीं जाएगा, और ये सब खाली के खाली सब खत्म भी हो जाएंगे। ना कोई मुस्लिम बचेगा, ना सिख बचेगा, ना ईसाई बचेगा, आप आश्चर्य, ना हिंदू, ना शैव, ना वैष्णव, आप दंग रह जाएंगे। ये सारी समस्या ही उसी की देन है कि उन्होंने आपको न मताधिकार दिए, न जनाधिकार दिए। मताधिकार, जनाधिकार सब छीन लिए जाते हैं, फिर बाद में आपको दिया जाता है वादे, दावे, अब आप लीजिए और झुंझुना बजाइए। तो ये सब आप ही लोगों को सावधान होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, एक दूसरे को समझा के और जागरूक होना पड़ेगा। जैसे जैसे आप समझदार हो जाएंगे, आप रिलैक्स हो जाएंगे, आपको सब गुलाम बनाने वाले धंधे सब समाप्त हो जाएंगे। मालिक बनते ही गुलामी के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे आपके। तो ये बात स्पष्ट हुई होगी से। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। तो जैसा कि गुरुजी ने बहुत अच्छे ढंग से हम लोगों को समझा दिया कि कोई भी राजनीतिक पार्टी आए, वो अपने स्तर पे लोग लुभावन हम लोगों को लालच देगी या कोई भी बात बताएगी, लेकिन कुल मिला के बात वही है कि जब तक विद्या प्राप्ति का अधिकार और जीविका का, सुविधा संरक्षण का अधिकार नहीं देगी और जनता के द्वारा नियम नीति निर्णय पारित खारिज करने का अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक ये समस्या बनी ही रहेगी। तो इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम से मेरा सभी से अनुरोध है कि न्याय धर्म सभा का एक छोटा सा पॉम्पलेट है, उसको अपने घर पे लगाएं, जहां भी सर्कुलेट कर सकते हैं उसको करें, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को सही बात पता लगेगी कि यही हर पार्टी को अपने मैनिफेस्टो में रखने का जरूरत है। इसके अलावा उनको कोई भी बात ना तो कहने का अधिकार है और ना बताने का अधिकार है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने का, और आपसे अनुरोध है कि अपने प्रश्न इसी तरीके से रखते रहें और इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
बेल आइकन बटन पर दबा के इसको लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरु जी।